हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, संभव या असंभव, लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। खन्ना साहब, कहा था ना आपको कि यह पुस्तक भी बेस्ट सेलर होगी। ऐसे प्रभात पब्लिकेशन का ऑफर आ चुका है मुझे। वह मुझे आपसे दोगुनी रॉयल्टी देने की बात कर रहे थे। हा, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलिए फोन रखता हूँ। सुभाष ने फोन रख दिया और अपनी आराम कुर्सी पर पसरते हुए खन्ना के चेहरे के भावों के बारे में सोचकर मन ही मन खुश होता रहा। सुभाष एक युवा लेखक था। वह पारलौकिक किंवदंतियों और घटनाओं पर पुस्तक लिखता था, लेकिन वह और लेखकों से अलग था। वह खुद भूत प्रेतों में मानता नहीं था, पर बात वह पूरी तरह से कबूलता भी नहीं। उसकी पुस्तक श्रृंखला संभव या असंभव रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित थी, जो उन घटनाओं का पारलौकिक और वैज्ञानिक प्रमाण दोनों ही देती थी। इस तरह से सुभाष उस जगह का रहस्य बरकरार रख पाता था। उसके पाठक ये तय ही नहीं कर पाते थे कि वह घटनाएं प्राकृतिक है या पारलौकिक कारणों से। ऐसे में उन घटनाओं में पाठकों की दिलचस्पी बनी रहती थी। मीडिया के सामने सुभाष यही कहता कि वह विज्ञान पर विश्वास रखता है, पर पारलौकिक या अलौकिक शक्तियों की संभावनाओं को भी नहीं नकारता है। सुभाष अपने ख्यालों में मग्न था कि उसकी सेक्रेटरी उसके कमरे में आई और उसे एक पत्र दे गई। पत्र देख सुभाष चौंक गया, क्योंकि आजकल उसे कोई पत्र भेजता नहीं था। सब या तो फोन कर देते थे या फिर ईमेल। उसने लिफाफे पर नजर दौड़ाई तो पते पर नाम किसी कुमार चंद्रशेखर का था। वो बेंगलुरु के करीब ही एक गांव का था। उत्सुकता से लिफाफा खोल सुभाष ने देखा तो पाया कि वह पत्र हिंदी में ही था। उसे अंग्रेजी की उम्मीद थी। सुभाष ने पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र अधिक लंबा नहीं था और वह असल में एक निमंत्रण पत्र था। कुमार के अनुसार उनका फार्म हाउस भूतिया है और वह सुभाष को उसे ही दिखाना चाहते थे। कुमार ने सुभाष को अपने मित्रों को भी लाने को कहा था अपने साथ। उस फार्म हाउस के बारे में जानकारी वह सुभाष के बेंगलुरु पहुंचने पर देती। यह पत्र पाकर उसमें मानो एक नया जोश आ गया। उसे अंदर से ही एक तरह की फीलिंग आ रही थी कि कुमार चंद्रशेखर के फार्म हाउस में कुछ खास है और वहां उसे बहुत मजा आने वाला है। सुभाष ने फौरन एक पत्र लिखा कुमार के नाम पर और अपनी सेक्रेटरी से उसे स्पीड पोस्ट करवा दिया। फिर अपने मित्रों को फोन कर अपनी नई योजना बताई। उसके सभी मित्र और गर्लफ्रेंड रुचि उसके साथ चलने को मान गए थे। अगले 2 दिन तैयारी के बाद सुभाष, रुचि और सुभाष के 3 मित्र अतुल, रेखा और रोहित बेंगलुरु की प्लेन में बैठ गए। कुछ ही घंटों में पांचों बेंगलुरु में थे। उन्होंने पहले से ही टैक्सी बुक कर रखी, जो उन्हें कुमार चंद्रशेखर के फार्म हाउस ले गई। वह जगह काफी हरी भरी और सुंदर थी। गांव की सादगी आखिर किसे नहीं लुभाती है। कुमार का फार्म हाउस गांव से दूर जंगल के करीब था और एक बेहद ही सुनसान स्थल पर था। वह फार्म हाउस 2 मंजिला और अंग्रेजी शैली में बनी एक खूबसूरत इमारत थी, भूरे रंग की। उस फार्म हाउस के लोहे के जंग लगे द्वार खुले हुए थे और इसलिए पांचों ही अपना सामान उठाकर अंदर चले गए। ऐसे उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई लेने आएगा, पर पत्र में इस बात का जिक्र न होने के कारण सुभाष ने अंदर जाना ही बेहतर समझा। द्वार से प्रवेश करते ही उन्हें एक हरे घास का बाग दिखा। उसी में एक झूला था जिसमें एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने एक पीले रंग की शर्ट और एक सफेद लुंगी पहनी थी। उसकी उम्र करीब 40 से 50 वर्ष के आसपास लग रही थी। रंग उसका गेहुआ था
और सर पर घुंघराले काले बाल थे। सुभाष और उसके मित्रों को आते देख वो उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला, नमस्कार, आप सुभाष है ना? धन्यवाद जो आप यहाँ आए। सुभाष कुमार से हाथ मिलाते हुए बोला, और आप मिस्टर कुमार होंगे जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही कुमार हूँ। मैं आपकी पुस्तकों का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो सोचा कि आपको अपना यह फार्म हाउस दिखा दूं, जो कि भूतिया है। इस बहाने आपको अपनी अगली पुस्तक के लिए मटेरियल मिल जाएगा और मैं आपसे मिल भी पाता। वैसे हिंदी काफी अच्छी है आपकी सर, सुभाष ने कहा। मैं 10 साल दिल्ली में रहा था, इसलिए हिंदी सीख गया। और बताइए, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? और यह सब आपके दोस्त होंगे? कुमार बोला, जी हाँ, ये मेरे मित्र हैं, अतुल, रेखा और रोहित। और ये जो लड़की है, ये मेरी गर्लफ्रेंड रुचि है, सुभाष ने कहा। जान पहचान हो जाने के बाद कुमार सभी को अपने फार्म हाउस में ले गया। सभी सोफे पर बैठ गए और कुमार सभी के लिए कॉफी ले आया। इसके बाद वह भी इन्हीं के साथ बैठ गया और फिर सभी में बातें शुरू हो गई। और एकाएक ही कुमार सुभाष से पूछ बैठा, मिस्टर सुभाष, क्या आप सच में भूतों पर यकीन रखते हैं? सुभाष को इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा हड़बड़ा गया था, पर अपने आप को शांत करके वो बोला, जी मैं अपनी पुस्तकों में कई बार अपना मत लिख चुका हूँ। मैं विज्ञान को मानता हूँ, पर पारलौकिक शक्तियों के होने की संभावना को भी पूरी तरह से नहीं नकार सकता। यानी आप बीच मझधार में हैं सुभाष जी, आपको नदी के किसी एक किनारे पर तो आना ही होगा, कभी न कभी, कुमार बोला। जी यही तो समस्या है कुमार साहब, मैं इन दोनों धारणाओं पर यकीन रखना चाहता हूँ। ऐसे मैंने आज तक भूत प्रेत कभी देखे नहीं है, इसलिए मैं बस उनकी संभावना जताता हूँ, सुभाष बोला। तो आज रात मैं आपकी सहायता कर दूंगा, नदी के किसी एक किनारे को चुनने के लिए, कुमार एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। आपको नालेबा किवंदती तो पता ही होगी, आपकी पुस्तक श्रृंखला के दूसरे खंड में उसका विवरण है। सुभाष ने सहमति में सिर हिलाया, पर अतुल और रेखा की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्हें देखते हुए कुमार बोला, अरे आपने वह हिंदी फिल्म स्त्री तो देखी ही होगी ना? उसमें वह गांव वाले अपने मकानों के बाहर लिखते थे ना, ओ स्त्री कलाना। यह फिल्म कर्नाटक और खासकर बेंगलुरु के आसपास के इलाकों में प्रचलित किंवदंतियों पर आधारित थी। यहाँ लोग चुड़ैल से बचने के लिए अपने घर के बाहर लिख देते थे नालेबा, जिसका अर्थ है कलाना। दरअसल इस किंवदंती की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस फार्म हाउस पर भी ठीक ऐसी ही एक चुड़ैल का प्रकोप है। इसके पीछे कहानी ऐसी है कि यह फार्म हाउस पहले एक जमींदार का हुआ करता था। वह था तो बहुत अमीर, पर फिर भी एक नंबर का लालची और कंजूस। एक बार लक्ष्मी नाम की औरत उससे पैसे मांगने आई। लक्ष्मी ने कई वर्ष पहले उस जमींदार को तब पैसे उधार दिए थे जब वह कंगाल हो चुका था। लक्ष्मी का पुत्र बेहद बीमार हो गया था और वह उसी के इलाज के लिए अपने पैसे लेने आई थी। पर क्योंकि जमींदार कमीना और कंजूस था, इसलिए उसने अपने नौकर को लक्ष्मी को यह कहकर भगाने के लिए बोल दिया कि अभी वह व्यस्त है, इसलिए नालेबा यानी कल आना। यही खेल लगातार 3 दिनों तक चला, पर फिर लक्ष्मी का पुत्र मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु के गम में वह पगला गई और उसने तालाब में जाकर आत्महत्या कर ली। पर फिर अजीब सी चीजें होने लगी। गांव वालों को रात में तालाब से एक बहुत भयानक 3 सर वाली राक्षसी औरत बाहर निकलते दिखी, जो सीधे जमींदार की हवेली यानी इसी फार्म हाउस में आई। एक एक कर उस जमींदार के नौकरों की लाश तालाब से मिलने लगी और कुछ दिन बाद खुद जमींदार की भी लाश मिली। इसके बाद लक्ष्मी का श्राप मान उस जमींदार के लड़के ने यह हवेली बेच दी और कई हाथ बदलने के बाद यह मेरे पास आई। आज रात को भी लक्ष्मी का भूत आएगा और वह एक एक कर आप सभी के कमरे के सामने खड़े होकर आपके ही किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज में
आपका नाम पुकारेगी, वह भी 3 बार। आपको करना यह है कि न तो उसे उत्तर देना है और ना ही दरवाजा खोलना है। जब वह 3 बार आपका नाम पुकार ले तो आपको बस नालेबा कहना है और वह चली जाएगी। फिर आप भूत देख पाओगे। यह सब सुन सुभाष ताश में बोला, ठीक है, आज लक्ष्मी चुड़ैल के दर्शन कर लेंगे। मेरी नई पुस्तक के लिए काफी रोचक होगा यह किस्सा। कॉफी खत्म कर लेने के बाद कुमार ने सभी को पहली मंजिल पर उनके कमरे दिखा दिए। उनके कमरे एक ही कतार में लगे हुए थे, पर रुचि जो घबराई हुई थी वह सुभाष के कमरे में आकर बोली, सुभाष, यह खतरनाक है, हमें यह सब नहीं करना चाहिए। इस पर सुभाष रुचि के बालों से खेलते हुए बोला, तुम खुद जानती हो रुचि कि यह सब बकवास है। मुझे कितने ही लोग भूतों के प्रमाण देने की बात कर चुके हैं, पर हर बार कुछ साबित नहीं होता। यह तो बस पारलौकिक पुस्तकों से कमाई अच्छी होती है, इसलिए मुझे यह ढोंग करना पड़ता है। यहाँ भी कुछ नहीं होगा। फिर अचानक ही सुभाष मजाकिया अंदाज में बोला, अगर वह चुड़ैल सच की आ भी गई ना, तो तुम वह कन्नड़ में नालिमा क्या था वह, हाँ, नालेबा बोल देना और वह चुड़ैल तुम्हारी यह आज्ञा सुनकर चली जाएगी। पर रुचि को हंसी नहीं आई। उसके मन में किसी अनहोनी का भय उसे खाए जा रहा था। शाम हुई और सभी ने रात का भोजन कर लिया। गांव में रात का भोजन लोग शाम को 6 से 7 के बीच कर लेते हैं। भोजन के पश्चात सभी ने 1 घंटे तक गप्पे लड़ाए और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 2 बजे सुभाष को अतुल की आवाज ने जगा दिया। अतुल ने चिल्लाकर कहा था, नालेबा। यह सुन सुभाष पहले तो हंसा। उसने मन में कहा, यह अतुल इन सब में यकीन भी कर बैठा, बहुत भोला है। क्योंकि अतुल ठीक मेरे बाई और वाले कमरे में है, तो यानी अब लक्ष्मी चुड़ैल मेरे पास आएगी। और हुआ भी ठीक वही। सुभाष के अनुमान के अनुसार उसे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर से रुचि की आवाज सुनाई दी। रुचि की आवाज में किसी ने उसका नाम 3 बार पुकारा था। सुभाष ने अपनी हंसी रोकते हुए जोर से नालेबा कहा। हंसते हुए सुभाष ने मन में सोचा, यह कुमार तो तेज निकला, बड़ी सफाई से इसने रुचि की आवाज रिकॉर्ड कर ली और अब मेरे दरवाजे के बाहर बजा रहा है। उसके मन में आया कि वह अभी दरवाजा खोलकर कुमार को रंगे हाथों पकड़ ले, पर फिर सुभाष ने कुमार के निर्देश का पालन करने का सोचा। एक तो उसे मजा आ रहा था और दूसरा वह देखना चाहता था कि अंत में क्या होगा, क्योंकि कुमार के अनुसार अंत में उसे भूत के दर्शन होंगे। तभी उसके मन में ख्याल आया, अरे मेरे दाईं तरफ के कमरे में तो रुचि है, यानी अब उसकी बारी है। पहले से ही डरी हुई थी बेचारी, कहीं कुमार के टेप रिकॉर्डर की आवाज को भूत समझकर वह बेहोश ही ना हो जाए। सुभाष दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। कुछ क्षण बाद उसे हल्की सी आवाज आई। वह उसकी खुद की आवाज थी। उसकी आवाज में ही किसी ने रुचि का नाम पुकारा 3 बार। फिर उत्तर में रुचि ने भय से कांपती आवाज में कहा, नालेबा। यह सुन सुभाष को खूब हंसी आई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से काबू किया। पर चंद पलों में ही सुभाष की शक्ल पर हंसी के भाव की जगह चिंता और खौफ के भाव आ गए। उसे जोर से धड़ाम की आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने कुछ पटका हो या तोड़ा हो, और इसी के साथ आई रुचि की भय से डूबी चीख, आह सुभाष बचाओ। सुभाष दरवाजा खोल फौरन ही बाहर गलियारे में निकला। रुचि की आवाज सुन अतुल, रेखा और रोहित भी बाहर निकल आए थे, और जो उन्होंने अपने समक्ष देखा उसे देख उनकी रूह कांप उठी। रुचि के कमरे का दरवाजा तबाह हो चुका था और उस मंद रोशन गलियारे के बीच में एक भयानक आकृति थी, एक औरत की। उसके तन पर लाल वस्त्र थे जो मैले और फट चुके थे। उसकी चमड़ी काली थी, ठीक कोयले की तरह, और सबसे डरावना था कि उसके 3 सर थे, तीनों पर भी डरावने भाव। उसे देख रोहित चिल्लाया, यह तो लक्ष्मी है। तभी सबका ध्यान दर्द से करा रही रुचि पर गया। रुचि फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी।
उसके लंबे बालों को लक्ष्मी के भूत ने पकड़ रखा था और वह उन्हीं से खींचते हुए रुचि को घसीटते हुए ले जा रही थी। सुभाष का नजारा देख किसी बुत सा बन गया था। भय के मारे उसके शरीर में जरा सी भी हरकत करने की हिम्मत नहीं बची थी। सुभाष को यूं खौफ में सुन्न हुआ देख अतुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ गया रुचि को बचाने। अतुल एक बलशाली लड़का था। ऐसे में उसने अपना बाहुबल दिखाया और एक जोरदार मुक्का लक्ष्मी के उसी हाथ पर दे मारा जिससे उसने रुचि के बाल पकड़ रखे थे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लक्ष्मी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसे कुछ लगा ही ना हो। इसके बावजूद अतुल संघर्ष करता रहा। अतुल को देख रेखा और रोहित में भी हिम्मत आ गई और वह दोनों भी अतुल के साथ भिड़ गए लक्ष्मी से। पर सुभाष के दिलो दिमाग में खौफ इतना चढ़ गया था कि वह बच्चों की तरह रो रहा था। पर तीनों के ही संगठित हमले का लक्ष्मी पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक लक्ष्मी मुड़ी और उसने अपने दूसरे हाथ से इन तीनों पर हमला किया। तीनों ही गलियारे के आखिरी छोर तक उड़ते हुए जा गिरे। वो तीनों वहीं मूर्छित हो गए। लक्ष्मी रुचि को घसीटती हुई अब गलियारे के दूसरे छोर पर, जहां सीढ़ियां थी, वहां तक पहुंच चुकी थी। रुचि बस बचाने के लिए चीखे और चिल्लाई जा रही थी। उसकी चीखों से पूरा फार्म हाउस गूंज रहा था। तभी उन सीढ़ियों से कुमार ऊपर आया, जिसकी शक्ल पर हल्की मुस्कान थी। उसे देख सुभाष को मानो होश आ गया। वह हकलाता हुआ सा बोला, यह कैसे संभव है? आखिर कैसे? और रुचि ने नालेबाग कहा था, तो फिर यह क्यों? कुमार ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, कहानी याद कीजिए सुभाष जी। जब तीसरे दिन जमींदार ने लक्ष्मी को कल आने को कहा था, उसी दिन लक्ष्मी के पुत्र की मृत्यु हुई थी। इसलिए लक्ष्मी की प्रेत आत्मा केवल 2 बार ही नालेबा सुन सकती है। तीसरी बार बोलने पर वह क्रोधित हो जाती है। उसे अपने मासूम बच्चे की सूरत याद आ जाती है, इसलिए वह उस तीसरे व्यक्ति को मार देती है। यही कारण है कि उसके 3 सर हैं। यह कहकर कुमार आगे बढ़ा। वह सुभाष के पास आकर खून सुखा देने वाले डरावने और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, आपको भूत देखना था ना, देख लिया। अब तो आप भूतों पर यकीन करोगे ना? सुभाष कुछ न बोल सका। वह तो बस किसी असहाय और दुर्बल चिड़िया की भांति, जो अपने अंडों की रक्षा नहीं कर सकी थी, रुचि को अपनी आंखों के सामने से ओझल होते हुए देखता जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।